हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी स्टडी कर चुके हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का यानी कैथोड रेज का कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर थॉमसन के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया। चार्ज और मास का रेशियो किस प्रकार से निकाला गया, उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ मैंने बना रखा है। देखो, कुछ चीज़ है जो मैं पहले से लिख के रखता हूँ या बोर्ड पर बना के रखता हूँ। इससे होता क्या है कि आपका टाइम बचता है। अब मान लो इस कंस्ट्रक्शन को हम बनाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बना के रखने से क्या होता है, केवल समझाना हमें बच जाएगा, वो भी समझाएंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसने कैलकुलेशन किया और उस कैलकुलेशन की मदद से यानी एक मैथमेटिकल कैलकुलेट किया और उससे इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो निकाल लिया उसने। ठीक है, उसके लिए उसने क्या किया वो समझो। यहाँ पर देखो, आपने देखा इस तरह से, ठीक है, कि बताते देखो, ये जो यहाँ सर्कुलर डिस्क है, ये जो यहाँ सर्कुलर डिस्क है, छोटा सा यहाँ दिख रहा है आपको, ये है कैथोड। ठीक है, कैथोड। और ये है बड़ा सा डिस्क हमारा, ये है एनोड। एनोड, इसमें एक होल बना हुआ है, परफोरेटेड है, परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड यहाँ कहने का मतलब है कि उस एनोड में एक होल है, उसमें होल उपस्थित है। ठीक है, तो हेडिंग क्या है वो सबसे पहले समझ लें हम लोग कि कैलकुलेशन ऑफ E/m वैल्यू फॉर कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज के E/m वैल्यू। E/m का मतलब चार्ज और मास का रेशियो। चार्ज को E से दर्शाते हैं, मास को m से। इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया? जे थॉमसन। यानी पूछा जाए अगर कि E/m वैल्यू, चार्ज और मास का रेशियो का वैल्यू किसने निकाला, तो कहेंगे जे थॉमसन ने। इसके लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जो यहाँ देखिए आपका बना हुआ है। ये है आपका कैथोड और ये है एनोड। एनोड में ये एक होल दिख रहा है आपको, परफोरेटेड एनोड है, इसमें छिद्र है, होल है। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ दिए, कैथोड को नेगेटिव पोल से जोड़ते हैं। यानी ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट से क्या होता है कि कैथोड से रेडिएशन निकलना शुरू होता है। ठीक है, ये रहा आपका कैथोड रेज, ये है क्या, कैथोड रेज। ठीक है, जो कि कैथोड से निकला है। तो इसके बारे में यहां लिख देते हैं, ये है आपका कैथोड रेज, है ना। कैथोड रेज कैथोड से निकला, कैथोड रे निकला, एनोड की तरफ मूव किया। तो एनोड में था होल बना हुआ था। तो मैक्सिमम कैथोड रे तो इस प्लेट से टकरा कर यहाँ रुक गया, लेकिन जहां पर होल्स था उस होल्स को तो कैथोड रेज पार कर गया। कैथोड रेज उस होल्स को पार करके आगे बढ़ा। तो यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा कर रखे हुए थे। ये जो है ना फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। ये फ्लोरोसेंट कहने का मतलब होता है कि जब उस पर रे टकराता है, स्ट्राइक करता है, तो वो ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। ठीक है, इसी नेचर को हम लोग फ्लोरोसेंट बोलते हैं। ये जो बड़ा सा यहाँ सर्कुलर डिस्क आपको दिख रहा है, ये फ्लोरोसेंट नेचर का है ना। और इसके सरफेस पर जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जो कि यहाँ लिखा हुआ फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिसके सरफेस पर जिंक सल्फाइड का कोट चढ़ा हुआ रहता है, लेप चढ़ा हुआ रहता है, जो फ्लोरोसेंट नेचर का होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर एक एक करके समझाएंगे। अभी ये जो है ना, ये दोनों हटा दीजिए। ये जो बनाए हैं मैग्नेट, इसको भी हटा दीजिए। ये मैग्नेट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हटा दीजिए अभी। तो जब यहाँ से कैथोड रे निकला, होल को पार करके वो सीधा यहाँ बी पर आके स्ट्राइक किया। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं अप्लाई है, अभी मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई नहीं है। तो कैथोड रे कैथोड से निकलकर एनोड के होल्स को पार करके सीधा एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में बी पॉइंट पर आकर के स्ट्राइक किया।
यहाँ पर ग्लो करने लगा, तो पता चला यहाँ से रेडिएशन आके यहाँ टकरा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ पर क्लियर है। अब समझो यहाँ पर कि ये जो आपका दिख रहा है, ये जो है ना, जो ब्लू से हम घेर रहे हैं, ब्लू से देखते चलो, ठीक है, जो मैं ब्लू से यहाँ घेर रहा हूं, ब्लू से इसको डार्क कर देते हैं, थोड़ा देखने में पता चलेगा। ये एक्चुअली क्या है मालूम है, ये हमारा है मैग्नेट, ये मैग्नेट है ब्लू वाला। और यहां देखो इसको थोड़ा रेड से बना देते हैं, रेड है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेड वाला, ठीक है। रेड भी दिख रहा है आपको, ब्लू भी दिख रहा होगा, ये रेड है, ये ब्लू से बना दिए, क्लियर है। चलो अभी पहला एक्सपेरिमेंट में ये दोनों फील्ड अप्लाई नहीं है, ना मैग्नेट अप्लाई है और ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो कैथोड रे सीधे निकल गया। अब इस तरह का फिगर देखिएगा, एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप वहां से इसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। वैसे यहां भी कोशिश करते हैं, देखो ये है नॉर्थ पोल, एन है नॉर्थ पोल, ठीक है, एन लिख देते हैं यहाँ पर, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये यहाँ पर साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, क्लियर है। चलिए आइए, तो अगर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं है तो कैथोड रे सीधे आके बी पॉइंट पर टकरा गया, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट यहां देखो यही लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। कैथोड रेज पास थ्रू परफोरेटेड एनोड, कैथोड रे जो है परफोरेटेड मींस होता है छिद्रयुक्त, होल्स वाला, उसको पार करके कहां स्ट्राइक करता है, जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन पर, बी पॉइंट पर। पढ़ो, कैथोड रे पास थ्रू परफोरेटेड एनोड and strike on zinc sulfide coated screen at B position, है ना, और ये जिंक सल्फाइड का कोट इस पर चढ़ा हुआ है स्क्रीन पर, उसके B पॉइंट पर आके टकरा जाता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ दूसरा पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, केवल मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये समझो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया कैसे है, इस फिगर को आप एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा, तो देखो ये ऐसे है आपका लाइन, एनोड रे पास कर रहा है और इसकी ऐसे करके हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, समझो ऐसे करके, यानी ये अगर मैग्नेटिक फील्ड, देखो ऐसे ये मुंह है यहाँ पर ऐसे, और ऐसे करके ऐसे, इस तरह का समझो, इस तरह समझो, यहाँ ऐसे है ना, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा इधर ऐसे निकला हुआ है, इसी के बीच से आपका निकल रहा है कैथोड रे, ठीक है, समझ में आ रही बात। यानी ऐसे समझो यहाँ पर कि इस प्रकार से है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसके बीच से यहाँ से आपका वो कैथोड रे पास कर रहा है। बुक में देखिएगा और आपको विजिबिलिटी नजर आएगी, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल इसके इस लाइन के उधर है और साउथ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल पीछे है, ठीक है, उसके बीचों बीच ये कैथोड रे पास कर रहा है। तो सेकेंड पॉइंट ये लिखे हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो कैथोड रे था मालूम चला कि वो डेविएट होकर के सी पॉइंट पर आके टकरा गया। केवल मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं तो ये देखते हैं हम लोग कि कैथोड रेज वो यहां से निकलकर सी पॉइंट पर आके टकराता है। सी और बी किसी को मान सकते हैं भाई, कोई एक मान लो, सी पॉइंट पर आके टकराता है। देखो यहाँ दूसरा पॉइंट वही लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड व्हिच इंटरैक्ट विद कैथोड रेज। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो कैथोड रेज को इंटरैक्ट करता है, ठीक है, और बी कहाँ है, सी है, तो सी पोजीशन पर आके स्ट्राइक करता है। बात समझ गए, फिर से एक बार समझिए। अभी रेड जो है ना, रेड वाला नहीं अप्लाई किए, केवल ये ब्लू वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अप्लाई किए। केवल अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ओनली मैग्नेटिक फील्ड,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कैथोड रेज को इंटरैक्ट करके उसको डेविएट करके सी पॉइंट पर स्ट्राइक करा देता है। हो गया। अब तीसरा पॉइंट है, अब हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हटा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैथोड रे है, इसके ऊपर और नीचे हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट लगा दिया, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट। ठीक है, एक को पॉजिटिव पोल से जोड़े हुए हैं, एक को पॉजिटिव पोल से आप जोड़े हुए हैं, एक को नेगेटिव पोल से जोड़े हुए हैं, एक को पॉजिटिव पोल से, एक को नेगेटिव पोल से। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सेटअप किया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने पर देखा गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर काम करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस कैथोड रेज को इंटरैक्ट करके एक पॉइंट पर स्ट्राइक करा देता है। यानी केवल मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाते हैं तो वो कैथोड रेज को इंटरैक्ट करके सी पॉइंट पर टकराता है। अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो इस कैथोड रेज को इंटरैक्ट करके एक पॉइंट पर टकरा देता है। दोनों में से कोई अप्लाई नहीं है तो सीधा बी पॉइंट पर आकर टकराता है। ठीक है, अब ये थॉमसन ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंबाइंड इस पर इफेक्ट लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, मैग्नेटिक फील्ड का भी। इतना फोर्स या इतना फील्ड अप्लाई किया जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ये डेविएशन हुआ था ए पॉइंट तक, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डेविएशन हुआ था सी पॉइंट पर, दोनों को जब कंबाइंड इफेक्ट लगाया गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये दोनों फील्ड इस प्रकार से सेट किया गया, इस प्रकार से लगाया गया कि जो डेविएशन ए और सी पॉइंट पर हो रहा था कि दोनों अपने आप को एडजस्ट करके फिर से बी पॉइंट पर स्ट्राइक करने लगा। बात तो समझे? केवल एक फील्ड लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कैथोड रे सी पर आके स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण केवल ए पर स्ट्राइक करता है। दोनों फील्ड अगर एक साथ हम अप्लाई करते हैं इस तरह से कि जो ए और सी पर स्ट्राइक हुआ था ये अपने आप को फिर से एडजस्ट करके बी पर स्ट्राइक करने लगता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो यहां देखो तीसरा पॉइंट यहां यही लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई साइमल्टेनियसली, कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ अप्लाई किया जाता है, इट्स स्ट्रेंथ इज एडजस्टेड द पोजीशन ए एंड सी शिफ्टेड अगेन टू पोजीशन बी। बात समझ आ रही है? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ अप्लाई करते हैं तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करता है कि ए और सी जो पॉइंट था, ए और सी पॉइंट, वो फिर से बी पर आके शिफ्ट कर जाता है, बी पर स्ट्राइक होने लगता है। बात समझ गए? एक एक करके पहले अप्लाई किए, पहले इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कैथोड रे सी पर टकराया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण केवल ए पर टकराया, और दोनों को हम इस प्रकार से यहाँ पर साइमल्टेनियसली एक साथ लगा दिए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो अपने आप को एडजस्ट करता है इस प्रकार से कि ए और सी पर जो स्ट्राइक हो रहा था वो शिफ्ट करके फिर से कहाँ चलाया, बी पोजीशन पर। क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट हुआ जे थॉमसन के द्वारा, और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर थॉमसन ने कैलकुलेशन किया। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन करते हैं किस प्रकार से उसने चार्ज और मास का रेशियो का वैल्यू निकाला, चार्ज बाय मास रेशियो, E बाय M रेशियो। तो पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों अभी देखिए यहाँ पर कि मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कैथोड रेज पर अप्लाई किया उसकी मदद से E बाय M रेशियो यानी चार्ज और मास के रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, थॉमसन ने ये पूरे कैलकुलेशन किया, कैसे कैसे है इस चीज को हम यहाँ पर भी समझेंगे। ठीक है, देखते चलो कैलकुलेशन। ये तो आप फिगर पहले से बनाए हुए हैं, ये इमेज आपके पास है। अब यहाँ समझो कैलकुलेशन कैसे किया। सपोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इक्वल टू बी। मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअली बी से दर्शाते हैं। इस बी से इस बी को कोई लेना देना नहीं। ये ABC हमने पॉइंट इंडिकेट किया है, कुछ भी हो सकता था।
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है उसको बी से दर्शाते हैं। फिजिक्स के बुक में, केमिस्ट्री में देखिएगा, ठीक है। एक्चुअली सारे चीज फिजिक्स से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। और ये सब बहुत एलिमेंट्री चीज सब है, और अभी तो कई बहुत जीरो लेवल हम लोग चल रहे हैं। धीरे धीरे आगे हम लोग और इसके डेप्थ में जाके पढ़ाई करेंगे। अभी जस्ट एलिमेंट्री चीज ही हम पढ़ा रहे हैं, बस इंट्रोडक्शन समझिए, ठीक है। तो मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड, ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया गया तो कुछ तो इसका स्ट्रेंथ होगा, कुछ तो फोर्स होगा इसके स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको हम मान लिए बी। कैथोड रे पर जो मैग्नेट अप्लाई किया गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल उसमें है, उसका स्ट्रेंथ हमने क्या मान लिया, बी। चार्ज ऑन कैथोड पार्टिकल, कैथोड हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, उसके चार्ज को हमने ई से इंडिकेट कर दिया। ई चार्ज को ई से ही दर्शाया जाता है, या क्यू से दर्शाते हैं, क्यू या ई यहां दर्शा दिए। और इस कैथोड रेज का जो स्पीड है उसको हम मान लेते हैं यू। तीन चीज, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मान लिए बी, कैथोड पार्टिकल का चार्ज मान लिए ई, और इसका स्पीड मान लिए यू। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो कैसे निकालते हैं वो देखो, वो लिखे हैं मैग्नेटिक फोर्स एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स के लिए एफ एम सिंबल दिए। मैग्नेटिक फोर्स अपॉन कैथोड रेज पार्टिकल इज, यानी समझो यहां से एक मैग्नेट अप्लाई किया गया, उस मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है उसको हम बी से इंडिकेट कर दिए, कैथोड पार्टिकल पर चार्ज को ई से और उसके स्पीड को यू से, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे कि कैथोड रे पर मैग्नेट के द्वारा कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुआ, उसको एफएम से इंडिकेट किए हैं, तो वो एफएम इक्वल टू होता है बी इंटू टी इंटू यू, बी ई यू, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो चार्ज ऑन कैथोड पार्टिकल इंटू यू, स्पीड ऑफ कैथोड रेज, इस तीनों का प्रोडक्ट मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ये सभी चीज हम लोग पढ़ते हैं 12th में फिजिक्स में, वहाँ मैग्नेटिज्म हम लोग को पढ़ना बहुत डिटेल से, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। हम यहाँ केवल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि किस प्रकार इस फॉर्मूला को यूज करके थॉमसन ने E/m रेशियो को फाइंड किया, चार्ज और मास रेशियो को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, BeU, BeU, B क्या है यहाँ पर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, B है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, E हो गया चार्ज ऑन कैथोड, U हो गया वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ कैथोड। इस तीनों का प्रोडक्ट मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। क्लियर है? अब आइए, हम पीछे भी यहाँ मान चुके हैं कि कैथोड रेज U स्पीड से मूव कर रहा है, इस चीज को यहाँ लिखे। सपोज द पार्टिकल मूविंग विद स्पीड U, मान लेते हैं जो कैथोड रे में पार्टिकल है वो U स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज द पार्टिकल मूविंग विद स्पीड U ट्रेवल ऑन ए सर्कुलर आर्क, ट्रेवल ऑन ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r, ठीक है। अब समझो, देखो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कैथोड रे को यहां से ऐसे ट्रेवल किया, ऐसे। अब इसको ऐसे समझो, देखो ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे हुआ, इसको आप सर्कुलर पाथ ऐसे मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, इस तरह से दिख रहा है आपको, नहीं समझे? फिर समझो, देखो ये कैथोड रे निकला यहां से ऐसे करके, और ये ऐसे मूव किया तो इसको हम और आगे ऐसे बढ़ाते चले गए, अगर ऐसे करके मान लो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। इमेजिन करना है केवल कि ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से सीधा जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये ऐसे मूव किया, तो इसको ऐसे करके हम थोड़ा बढ़ा करके ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। यहां से ऐसे कैथोड रे जा रहा है, ऐसे मूव किया वो, तो ऐसे करके उसको सर्कुलर पाथ मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, क्योंकि वो डेविएट किया है, ऐसे जा रहा था सीधा, ऐसे मूव किया। अभी जो मूव किया इसी को हम सर्कुलर आर्क मान लेते हैं। आर्क मतलब कोई सर्किल है, उसको छोटे से पार्ट को हम काट लेते हैं, मान लो कि सर्किल है, इसको यहां से यहां काट लिए ऐसे करके, ठीक है, या यहां से यहां काट लिए, यही हमारा आर्क कहलाता है।
ठीक है, इसको हम किसी सर्कुलर पाथ का छोटा सा आर्क मान लेते हैं। ये सर्कुलर पाथ होगा तो कुछ ना कुछ इसका रेडियस होगा, कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, उसके रेडियस को हम r मान लेते हैं। ठीक है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन फील करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बात को समझे? ठीक है, और उस पर एक बैलेंस फोर्स बाहर भी काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? तो जब वो इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रे सीधा ट्रेवल कर रहा था, अच्छी बात है, जैसे ही वो मूव किया उस मूवमेंट को हम सर्कुलर पाथ से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, कि सर्कुलर पाथ का छोटा सा एक आर्क है जहां पर वो मूव होता दिखा, उस आर्क का कोई रेडियस होगा जिस पर वो मूव कर रहा होगा, उस रेडियस को हम r मान लेते हैं, है ना। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स mu² r से निकालते हैं, mu²r। ये सब फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में, 11th में ही आपको पढ़ना है फिजिक्स में सर्कुलर मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, उसके बाद सर्कुलर मोशन आ जाता है, वहां इस तरह के फोर्स को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ हम केवल फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि थॉमसन ने किस किस फॉर्मूला का किस प्रकार से सोच करके डिराइव किया, वहां तक हम लोग को पहुंचना है। तो एक तो मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स निकाले, चूंकि वो कर्व पाथ पर ऐसे मूव किया है तो उसको हम एक सर्किल का मान लेते हैं, पार्ट है वो, सर्किल का कुछ तो रेडियस होगा, तो सर्कुलर पाथ पर वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मान लो, तो उसका कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को Fc से दर्शाएं, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc जो इक्वल होगा mu²r, यानी उस ऑब्जेक्ट का मास यानी m, u हो गया उसका स्पीड, जिस सर्कुलर पाथ पर जिस स्पीड से घूम रहा है, और नीचे हो गया r रेडियस, उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा, कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, सेंटर पॉइंट होगा उसका, तो mu²r। क्लियर है? अब समझो कि वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही सर्कुलर पाथ पर घूम रहा था। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही सर्कुलर पाथ पर घूम रहा था, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो सेम फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स लगा जिसके कारण वो घूमने लगा, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। बात समझ में आ गई? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करने की वजह से ही वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो आपने लगाया वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। यहाँ पर वही बात लिखते हैं, देखो कि जो Fc है वो किसके बराबर हो जाएगा? Fc Fm के। तो Fc सेंट्रीपिटल फोर्स mu²r इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स के Beu के। क्लियर है? दोनों के इक्वल कर दिए यहाँ पर। इसके इक्वल करने से अब देखो कि एक u से एक u कट जाएगा, u से u कैंसिल हो गया, एक u से एक u कट गया। अब m को आप नीचे ले जाओ तो E/m होगा, अब b नीचे चला है तो u/r भी। इसको मैथमेटिकली सोचो, m को नीचे ले जाओ तो E/m, ये b नीचे चलाएगा तो u/b नीचे r भी हो गया। क्या लिखेंगे? E/m इक्वल टू u/r। ये तो हमको E/m निकालना था, चार्ज और मास के रेशियो। इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ सेकंड है, इसको थर्ड मान लो। ठीक है, यहाँ पर आप इसको 4 मान लो, है ना, 3 होगा। चलो देखते हैं जो आता है, देखते चलो। इसको इक्वेशन हम 3 मान लिए, E/m इक्वल टू u/rb। यानी अगर उस इलेक्ट्रॉन का हमको स्पीड पता हो u, r पता हो रेडियस जिस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, और b मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता हो, b मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो E/m रेशियो निकल जाएगा, है ना। तो थॉमसन यही काम किया, u/r/b का वैल्यू बैठा के निकाल लिया। ठीक है, दूसरा चीज समझो, इस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया गया है, इलेक्ट्रिक तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हुआ ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का समझो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो क्या हुआ, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही अप्लाई करेंगे तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझते हैं?
अपोजिट चार्ज के बीच जो फोर्स काम करता है, अपोजिट चार्ज के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी करता है। जैसे ही इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे, ये कैथोड रे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की ओर, ऊपर पॉजिटिव माने हैं, पॉजिटिव पोल की ओर मूव करेगा, पॉजिटिव पोल की ओर मूव करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बात को समझो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ काम किया, जिसके कारण ये कैथोड रे एक पॉइंट पर गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करके बी पॉइंट पर फाइनली स्ट्राइक करेगा। बात को समझे क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये कैथोड रे जो है वो पॉजिटिव पोल की ओर मूव करके एक पॉइंट पर स्ट्राइक किया, ठीक है। इस तरह से कुछ ना कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम Fe से दर्शाते हैं, Fe, ठीक है, Fe, देखो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, आ रही बात समझ में? और जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्ट्रेंथ होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के स्ट्रेंथ के इक्वल होगा। ये तो पहले ही समझाए हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किए, दोनों को एक साथ सेटअप किए, तो ये दोनों फील्ड यानी दोनों फोर्स एक दूसरे को इस प्रकार से यहाँ पर एडजस्ट करता है, ये ए और बी जो पॉइंट है फाइनली बी पर शिफ्ट कर जाता है। ये तभी होगा जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इक्वल होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होगा। ये बात यहाँ लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा कैथोड पर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अपॉन कैथोड रेज पार्टिकल, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कैथोड रे पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, एंड इट्स स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स Fm। बात समझ गए? यहाँ पर क्या लिखा है, साफ साफ पढ़ो। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कैथोड रे पार्टिकल पर काम करेगा, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के स्ट्रेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। ये समझना है आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है निकला हमारा E into E। E यहाँ पर क्या है, चार्ज, और कैपिटल E क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe को बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, जो बराबर होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज ऑन कैथोड इनटू फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कैपिटल E से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों इक्वल होगा, बात समझ रहे हैं ना? यानी यहां पर इसका इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 4, ठीक है। देखते चलो, इसको इक्वेशन हम 4 मान लिए। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 बराबर होगा। ये है मैग्नेटिक फोर्स, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों इक्वल होगा। इक्वल होगा तो ही ए और सी जो पॉइंट है वो बी पर शिफ्ट करेगा, ठीक है। दोनों इक्वल फोर्स होगा तो इक्वल फोर्स हो रहा है यहाँ पर, तभी तो ये दोनों बी पर शिफ्ट करेगा। तो समझो 1 और 4 इक्वेशन को हम बराबर कर लिए। 1 में क्या था, Fm, 4 में क्या है, Fe, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल कर दिए, Fe इक्वल टू Fm, ठीक है। Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स कितना निकाले, E इंटू E लिखे, और मैग्नेटिक फोर्स कितना है, Beu, यानी ये Beu, ठीक है। इससे हमारा देखो E से E कैंसिल हो गया, और यहां से अगर हम U निकालेंगे तो B नीचे चलाएगा, तो E बाई बी हो गया, तो U इक्वल हो गया E बाई बी।
है ना, यानी इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा वो इलेक्ट्रिक, ये जो यहाँ मान है आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो U इक्वल टू E बाई बी लिख दिए। अब क्या करना है, इसको उठा करके इक्वेशन 3 में डाल देना है, तो इसको आप इक्वेशन 5 मान लीजिए। तो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 3, है ना, इसको इक्वेशन नहीं माना, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसको मानने। ये जो यहाँ बॉक्स में घिरा हुआ है U इक्वल टू E बाई बी, इसको उठा के यहाँ डाल देना U के जगह पर। तो E बाई एम इक्वल टू U के जगह पर क्या लिखिएगा, E बाई बी। देखो यहाँ U के जगह पर E बाई बी है, E बाई बी बैठा दिए, और नीचे RB है तो यहाँ RB लिख दिए। तो E का E हो गया B इंटू बी स्क्वायर इंटू R, तो इंटू R। बस यही है हमारा फॉर्मूला। जो इक्वेशन यहाँ 5 हमने माना है, जो इक्वेशन यहाँ 5 लिखे हैं, ये 5 ये जो आपका फॉर्मूला है, इसी से हमारा E बाई एम यानी चार्ज बाय मास रेशियो निकल जाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5 है, इसके आधार पर E बाई एम का जो वैल्यू है थॉमसन ने कितना कैलकुलेट किया वो यहाँ लिखा हुआ है, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम्ब पर ग्राम, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम्ब पर ग्राम। जब इक्वेशन 5, इस इक्वेशन 5 है, इसके आधार पर थॉमसन ने जब सारे वैल्यू को पुट किया, E का वैल्यू, B का वैल्यू, उसका स्क्वायर किया, फिर रेडियस से मल्टीप्लाई किया, सभी को कैलकुलेट किया गया डेटा की मदद से। E का वैल्यू बैठा के B का, R का, तो E बाई एम का वैल्यू इतना आ रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। इतना जो पूरा कहानी आप सुने इस वीडियो में, पूरे इस वीडियो की बात करें, ये बहुत काम का चीज़ आपके लिए नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, ठीक है। एनसीईआरटी में या अदर बुक में इस तरह के फिगर को बना करके किसी बुक में इस तरह से कैलकुलेशन किया है, कहीं नहीं भी किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब एनसीईआरटी में भी देखिएगा तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल इस तरह का फिगर बना दिया है, ठीक है। और जो इसके पीछे हमने 2-3 पॉइंट्स लिखा था, जिसको मिटा करके हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया है, वो पॉइंट्स लिख दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब पॉइंट्स लिख करके सीधे कह दिया कि इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर थॉमसन जो है E बाई एम रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट करके इतना निकाल लिया, बस। यानी अभी जो हम कैलकुलेशन देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा ये यहाँ तक, ये एनसीईआरटी में चर्चा नहीं है, बहुतों बुक में भी चर्चा नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उसको जानकारी के लिए केवल बता दिया जाता है कि किस प्रकार से ये कैलकुलेट किया गया होगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंस हमारे केमिस्ट्री में नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस है तो किसका? इस वैल्यू का। हमको केवल ये वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू हमें याद रखना है, बस। डायरेक्ट ये वैल्यू हम लिख देते हैं, उसी से हमारा काम चल जाता है, उससे कोई परेशानी नहीं है। आप डायरेक्ट समझिए। बुक में, एनसीईआरटी बुक में देखेंगे ये फिगर अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। इसके बाद 2-3 पॉइंट लिख दिया जो मैं पीछे भी लिख चुका हूँ इसी वीडियो में। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ लिख दिया कि उस तीनों ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो पीछे मैंने 2-3 पॉइंट चर्चा किया था, लिखा जो मिटा दिए हैं, उसी के नीचे लिख दिया कि थॉमसन ने इसको कैलकुलेट करके ऐसे ऐसे मान करके इतना वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, उस कैलकुलेशन को और थोड़ा इलेबोरेट कर दिए, थोड़ा और एक्सपेंड करके समझा दिए कि थॉमसन किस प्रकार से कैलकुलेट किया होगा। मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक जो फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेट किया कि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से सर्कुलर पाथ पर मूव कर सकता था। तो उसको इक्वेट करके E बाई एम का इक्वेशन निकाल लिए। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल करके इस रिलेशन को निकाल लिए। ये सब मैथमेटिकली कैलकुलेटेड चीज़ है जिसको थॉमसन ने अप्लाई किया, ठीक है। और उस एप्लीकेशन अप्लाई किया मतलब क्या, इस कैलकुलेशन को उसने लगाया और इसके आधार पर उसने चार्ज और मास रेशियो निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का, E बाई एम रेशियो, ठीक है। बात समझ में आ गई।
तो इतने सारे हमको डिटेल्स डिस्कशन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। इस पर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है, किसी क्वेश्चन बैंक को उलट कर आप देख लीजिए IIT मेंस मेडिकल, आपको कहीं इस तरह का चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो करना क्या है, केवल हमें इस कांस्टेंट वैल्यू को याद रखना है। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम यहाँ पर थोड़े सा और इसको पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं इस चीज़ को, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैरेक्टरिस्टिक्स, चार्ज, मास, जितना भी चीज़ है वो सब को इस वीडियो में फिनिश कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटॉन का डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका फिनिश हो जाएगा आज के डेट में, अभी इस वीडियो में। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों अब लोग आइए हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं, इस चीज को कंटिन्यू करते हैं कि E/m या इसी को Q/m रेशियो भी कर सकते हैं। इसको हम कहते क्या है, चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, जो कितना निकला अभी 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, या इसी को लिख सकते हैं 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम यहाँ पर बहुत सारे कांस्टेंट वैल्यू की चर्चा करेंगे जिसको आपको याद रखना होगा, तो ही आप पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को समझ पाइएगा। अभी तक जो हम पीछे पढ़ाए वो सब बहुत ही काम का चीज़ नहीं है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि NCERT में साइड बुक में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसको यहीं से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से हम समझते हैं। ठीक है, अभी इस चैप्टर का मेन चीज जो है आगे आना बाकी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्वांटम नंबर, ये सब बहुत मेजर टॉपिक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये सब बहुत मेजर टॉपिक है जो आगे हम लोग को पढ़ना है। अभी तो जस्ट हम लोग चैप्टर को इनिशिएट कर रहे हैं। इसमें मेनली समझो जो अभी हम बता रहे हैं आपको, ये चीज़ याद रखना आज के डेट में। इसके पीछे जो मैंने वीडियो से पढ़ाया वो सब जस्ट कहो हिस्टोरिकल चीज़ सब है कि केमिस्ट्री में इस चैप्टर का किस तरह से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है। वो बहुत ही काम का चीज़ नहीं था, आपको मिल गया, आप उसे नोट करके रखिए। ठीक है, लेकिन अभी जो हम बताने वाले हैं ये कांस्टेंट वैल्यू से आपको लाइफ टाइम, जब तक पढ़ाई लिखाई से रिलेशन आपको रखना है तब तक उसको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस चीज को। एक तो ये वैल्यू हो गया। अब समझो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। देखो ये एक्चुअली कैलकुलेट किया गया, कैलकुलेटेड बाय R.A. मिलिकन, ठीक है, बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब NCERT में देखिएगा ये भी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। अभी जो थोड़ा देर पहले हम पढ़ा रहे थे वो इमेज देखो यहाँ बना हुआ है, ये वो इमेज है, देख लो। NCERT में इमेज दिया हुआ ये वाला। ठीक है, अब वहाँ देखिएगा और उसी के आगे देखिएगा यहाँ पर मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड लिखा हुआ। देखो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, एक बॉक्स में देखो यहाँ पर है ये एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, देखो पूरा कहानी लिखा हुआ है। इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है इस सब चीज़ का, हम केवल एक्सपेरिमेंट का नाम लिख के छोड़ देते हैं और चार्ज उसका वैल्यू बता देते हैं। ठीक है, चार्ज का वैल्यू तो समझो। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेटेड बाय R.A. मिलिकन बाय विद द हेल्प ऑफ, है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जिस एक्सपेरिमेंट की मदद से R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिटरमाइन किया, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से ही मिलिकन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकालने में सफल हो पाया। ठीक है, तो बताओ कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1.602
इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, सवाल बनाने के लिए नियरली हम लोग 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम ले लेते हैं। सी मतलब यहाँ पर कूलम, कूलम हो गया चार्ज का यूनिट। ठीक है, इसका वैल्यू 4.803 इंटू 10 टू दी पावर -10 ESU ही होता है। ESU ये भी चार्ज का एक यूनिट है। CGS सिस्टम है, CGS फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं CGS सिस्टम, SI सिस्टम। तो इस चीज को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया इन CGS सिस्टम। ठीक है, ESU का फुल फॉर्म क्या हो गया? ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और C का मतलब क्या है? कूलम्ब। ठीक है, तो ये जो है C कूलम्ब, ये SI सिस्टम है, इस चीज को मेंशन कर देना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज SI सिस्टम में 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम है, और CGS सिस्टम में 4.803 इंटू 10 टू दी पावर -10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, अब समझो ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, उस समय तक का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज इसको माना गया था जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। इस यूनिट को 1 यूनिट, इस चार्ज को 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कहा गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड यही है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस मैग्नीट्यूड को 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कहा गया, और बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम या 4.803 इंटू 10 टू दी पावर -10 ESU होता है। चार्ज का यूनिट, चार्ज का वैल्यू है 1 यूनिट चार्ज का। किस सिस्टम में? CGS सिस्टम में। ये है SI सिस्टम में। ये सब कांस्टेंट्स है जिसको आपको याद रखना, इस वैल्यू सब। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पॉइंट समझो। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल मतलब इतना इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए कहा जाएगा कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा 96,487 कूलम आता है, 96,487 कूलम एग्जैक्ट वैल्यू लगभग। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको राउंड फिगर में 96,500 कूलम ले लेते हैं, 96,500 कूलम हम लोग ले लेते हैं। 96,487 कूलम को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, सवाल बनाने के लिए हम लोग 96,500 कूलम ले लेते हैं। ये 96,500 कूलम क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको 1 फैराडे भी कहते हैं। इसको 1 फैराडे भी कहते हैं या फैराडे कांस्टेंट भी कहा जाता है। फैराडे कांस्टेंट, 1 फैराडे या फैराडे कांस्टेंट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 कूलम, जिसको 1 फैराडे या फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। 96,500 कूलम को, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से मिल्टन ने इस चार्ज को कैलकुलेट कर लिया। अब हमको E/m पता है, चार्ज हमको पता है, E पता है। ठीक है, अब मास, इसकी मदद से मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे मालूम है? E/m, E/m, यानी ऊपर में है चार्ज,
और नीचे है चार्ज बाय मास रेशियो, ऊपर चार्ज नीचे चार्ज बाय मास। ये दोनों वैल्यू तो कैलकुलेट किया हुआ है हमारा, दोनों वैल्यू हम कैलकुलेट किए हुए हैं, तो दोनों के वैल्यू को पुट कर लो। तो चार्ज कितना है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम बाय ई बाय एम का वैल्यू कितना है, केजी में मन बैठा हो मैंने ग्राम में बैठा हो, केजी में बैठाते हैं 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर केजी। इतना कूलम पर केजी है, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा और नीचे पर केजी है, ऊपर जाएगा तो किलोग्राम हो जाएगा। इसी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हम लोग 9.108 इंटू 10 टू दी पावर है ना 31 केजी आ जाता है ना, जिसको राउंड फिगर में हम लोग ठीक है 9.11 ले लेते हैं, 9.11 इंटू 10 टू दी पावर 31 केजी, सॉरी माइनस 31 होगा, माइनस में होगा माइनस 31 केजी, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं 9.11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 ग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास निकल गया हमारा, एक इलेक्ट्रॉन का, सिंगल इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर है? तो इस प्रकार पीछे जो हम लोग पढ़े एक्सपेरिमेंट फंक्शन वाला, उसकी मदद से चार्ज बाय मास रेशियो निकालिए, जिसका वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से मिल्टन ने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड कर लिया, जिसको हम 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बोलते हैं इस मैग्नीट्यूड को। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 कूलम, जिसको 1 फैराडे बोला जाता है। तो चार्ज और E बाय एम, चार्ज बाय मास रेशियो, E में E बाय एम से डिवाइड किया गया, E बाय एम। चार्ज पता था, चार्ज बाय मास रेशियो पता था, इसकी मदद से इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर लिया गया। एक इलेक्ट्रॉन का मास जो हमको याद रखना है 9.11 इंटू 10 टू दी पावर 28 ग्राम, या 9.11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी, ठीक है, हो गया। अब देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना होता है 0.55 मिलीग्राम, 0.55 मिलीग्राम एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास है। सभी कांस्टेंट्स वैल्यू है जिसे आपको याद रखना होगा, क्लियर है। दूसरी बात आओ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU, AMU में इलेक्ट्रॉन का मास बता दो, घुमा देते इसको, अब दिख रहा है सब कुछ। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.55 मिलीग्राम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU। AMU पता है क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट है ना, जो कि मास का स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसकी चर्चा हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी 11th का जो पहला चैप्टर है वहां किए थे AMU के बारे में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मास लिखा हुआ है केजी में है, ग्राम में है। एक इलेक्ट्रॉन का मास देखो, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास, ये जो 0.55 मिलीग्राम है, ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास है। एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी उसका मास है 0.55 मिलीग्राम। इतने इलेक्ट्रॉन का मास, इतने इलेक्ट्रॉन का मास, ये जो है ना चार्ज है, इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये जो है 0.55 इतना ही इलेक्ट्रॉन का मास है। एक इलेक्ट्रॉन का मास AMU में 0.0005486 AMU, ये याद रखना है 0.0005486 AMU, ठीक है। ये समझ में आ रही है आपको? लाइन थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है वोल्टेज, ठीक है, इसलिए ऐसे आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा वोल्टेज का यहाँ अभी समस्या चल रहा है, जिसके कारण ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, फिर भी आपको देखिए ध्यान से। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास AMU में कितना हो गया हमारा 0.0005486 AMU, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है।
चलो इतना चीज आप नोट कर लो पहले पूरे बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं, या इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट करते रहना, या कॉपी और पेन लेके बैठो, सबको नोट करते चलो। हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये चीज समझो आप कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एटम, ऑल एटम्स, सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा ही रहेगा। ये फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो हर एटम में उपस्थित रहता है। ठीक है, अब समझो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी निकाले। ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक्चुअली 1837 गुना कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये क्या लिखे पता है? मास ऑफ प्रोटॉन। अभी तक प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ नहीं है, यानी सारे पॉइंट्स को कहिए हम स्टडी कर रहे हैं अपने याद के लिए, अपने याद रखने के लिए, है ना। जब प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, उसके डिस्कवरी के बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का रिलेशन निकाला गया, तो ये पाया गया, जिसको हम अभी यहाँ पर स्टडी करके रख लेते हैं कि जो भी मास ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का मास, उसकी तुलना में 1837, कहीं पर 1836 भी लिख देता है, कहीं पर 1840 भी लिख देता है। ठीक है, तो सब सही है अपने अपने हिसाब से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अलग बुक बाय बुक ये वेरी करते रहता है, कहीं पर 36 लिखता है, कहीं 40 लिख देता है, जो भी हो। तो लगभग मोटा मोटी मान के चलो कि 1840 गुना कम होता है। प्रोटॉन के मास की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 1840 टाइम्स कम होता है। तो उसको कहीं कहीं 1837 लिख देता है, 36 लिख देता है, किसी मान सकते इस चीज से क्वेश्चन आपको पूछता नहीं है। राउंड फिगर में हम 1840 मान के चलते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन की मास की तुलना में लगभग 1840 गुना कम होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर, है ना, इस बात को समझ गए कि इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाय मास रेशियो का वैल्यू क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास, 1 इलेक्ट्रॉन का मास ANU में प्रोटॉन से उसका क्या रिलेशन है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी, उसको भी समझ लो, वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली 2 टाइप होता है, एक होता है अल्फा इलेक्ट्रॉन और एक होता है बीटा इलेक्ट्रॉन। अब किसको बोलते हैं अल्फा और बीटा इलेक्ट्रॉन, अभी समझ में आ जाएगा, है ना। अल्फा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो अपने एक्सिस पर अबाउट इट्स ओन एक्सिस वो रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है ना, रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसमें भी वही बात बोलेंगे हम लोग कि रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में लास्ट में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर भी यहाँ पर चूंकि हम इलेक्ट्रॉन स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में 2 पॉइंट और समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन 2 टाइप के होते हैं, अल्फा इलेक्ट्रॉन एंड बीटा इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है अल्फा एंड बीटा इलेक्ट्रॉन, वो समझो। मान लीजिए कोई एटम है, कोई एटम उसे मान लिए, उसके सेंटर में यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ना 9th 10th में, हम आगे की चीज को नहीं बता दे रहे पहले यहाँ पर, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझो इसमें इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को हमने इंडिकेट कर दिया। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इलेक्ट्रॉन को। ये आपका इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम ऑर्बिट नहीं बोल रहे हैं, ऑर्बिट अलग चीज होता है, ऑर्बिटल अलग चीज होता है।
इसी चैप्टर में हम लोग आगे जाके स्टडी करते हैं ऑर्बिट, यानी उसी को सेल बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं सब ऑर्बिट या सब सेल, फिर पढ़ते हैं ऑर्बिटल। इन सारे चीज़ों का डिस्कशन हम लोग इसी चैप्टर में आगे करेंगे। तो वर्ड को ध्यान से सुनना है, क्या बोले, एक ऑर्बिटल में, नॉट ऑर्बिट, ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो रूल है ना, हम लोग पढ़ते हैं आगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसने बताया इस चीज को कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। ठीक है, तो यही समझो कि ये कोई ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हमने इंडिकेट किया है। अब समझो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, एरो के डायरेक्शन को देख रहे हैं। हम जो यहाँ जो लिखे क्लॉक या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, हम इस मूवमेंट के बारे में नहीं बता रहे। इलेक्ट्रॉन जो ऐसे या ऐसे घूमता है, तो सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ऑर्बिटल मोशन। ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये एक्चुअली क्या है, ऑर्बिटल मोशन है, ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, यानी जैसे समझो बताते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ठीक वैसे ही घूमता है जैसे सन के चारों ओर अर्थ घूमता है, पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ये समझ लो कि सन है और ये समझ लो अर्थ है। तो अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, सन के चारों ओर किस प्रकार से घूमती है आप बताओ। एक तो 365 दिन में चक्कर काटती है वो, एक बार 365 दिन में, और दूसरा है कि 24 घंटा पर भी अपने एक्सिस पर घूमता है। तो समझ लो यहाँ पर कि 2 अर्थ है, 2 पृथ्वी है, मान लो 2 अर्थ है। ठीक है, ये दोनों जो है सन के चारों ओर घूम रहा है, 365 दिन में एक चक्कर लगाता है। उसी मोशन को हम बोले ऑर्बिटल मोशन, जो सन के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, लेकिन अर्थ जो है अपने एक्सिस पर भी तो घूम रहा है 24 घंटा में एक बार। हम उसी एक्सियल मोशन को बोलते हैं क्लॉक या एंटी क्लॉक। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब कि सन है, एक मान लो 2 अर्थ है, दोनों ऐसे घूम रहा है, क्लॉक एंटी क्लॉक जो भी हो, मतलब क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं बोला यहाँ पर, ऐसे घूम रहा है ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, और साथ ही साथ ये दोनों अर्थ जो है अपने एक्सिस पर भी घूमता रहता है ना, अपने एक्सिस पर घूमते हुए ऐसे घूमता है वो। जैसे मान लो एक बॉलर है, बॉल को फेंकता है जब बैट्समैन के पास, वो बॉल भी 2 तरह से मूव करता है। कैसे? एक तो आपके हाथ से रिलीज हुआ, बैट्समैन के पास जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे करके निकला, और दूसरा है वो अपने एक्सिस पर घूमता रहता है, अपने एक्सिस पर घूमते हुए वो आगे बढ़ रहा है। तो अपने एक्सिस पर जो घूम रहा है ना, वो 2 तरह का मोशन होगा, है ना, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, एक को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूम रहा है, उसके बारे में क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं बोलते, बल्कि वो अपने एक्सिस पर जो घूमता रहता है वो क्लॉक और एंटी क्लॉक होगा। यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पर, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं, बल्कि अपने एक्सिस पर क्लॉक और एंटी क्लॉक होता है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पर। यानी इस एक्सिस के अलॉन्ग, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो मान लो ये अगर ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, ये घूमेगा हमारा क्लॉकवाइज। अब एरो के डायरेक्शन को देख रहे होंगे, एक को हम ऐसे घुमा रहे हैं और दूसरे को देखो ऐसे घुमा रहे हैं, एक देखा ऐसे घूम रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसे घूम रहा है। ये जो मोशन है अपने एक्सिस पर इस तरह से, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। तो ये मान लो हम क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको मान लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ लिख देते हैं यहाँ पर? ठीक है, इसको हम लोग अपवर्ड एरो से दर्शाते हैं, इसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से दर्शाते हैं। अपवर्ड एरो हम लोग क्लॉकवाइज के लिए इंडिकेशन बनाया गया है, और डाउनवर्ड एरो को एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अब देखे होंगे कई जगहों पर बुक में कि 1s2 2s2 ऐसे लिखता है, और इसके नीचे बॉक्स बना के अपवर्ड डाउनवर्ड एरो,
अपवर्ड डाउनवर्ड एरो, ऐसे आपने देखा होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड एरो ऐसे करके बुक में। वैसे ही क्लॉक एंटी क्लॉक को दर्शाता है कि एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बॉक्स को यहाँ पर हम ऑर्बिटल बोलते हैं, ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों होगा अपोजिट स्पिन वाला, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, अपने एक्सिस पर, नॉट अराउंड द न्यूक्लियस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं बोलेंगे, अपने एक्सिस पर जो घूम रहा है वो क्लॉक एंटी क्लॉक होगा। दैट्स इट, क्लियर है। इस प्रकार से ये जो क्लॉकवाइज घुमा इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं अल्फा इलेक्ट्रॉन, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा इलेक्ट्रॉन। बीटा इलेक्ट्रॉन, एंटी क्लॉकवाइज वाले को बीटा इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज वाले को अल्फा इलेक्ट्रॉन से जानते हैं हम लोग, क्लियर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका, ठीक है, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है ना। इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी हम लोग कर चुके हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ चुके। उसके बाद भी थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़े जिससे चार्ज बाय मास रेशियो निकाले। फिर उसके आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में यहाँ कोई डिस्कशन नहीं हुआ, एनसीईआरटी में लिखा, उसका पेपर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है, यूजुअली इस चीज़ से दिया हुआ है ना। हमें मेनली इस पूरे वीडियो में जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू से मैंने लिखा है बोर्ड पर, वो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू आपको आगे हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन टॉपिक कंप्लीटली फिनिश्ड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पर आ जाएगा, प्रोटॉन का किस प्रकार से डिस्कवरी हुआ। फिर न्यूट्रॉन का डिस्कवरी पढ़ेंगे, फिर हम लोग थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे। धीरे धीरे अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बेसिक चैप्टर है, क्योंकि इसी चैप्टर के आधार पर हम लोग आगे फिर पीरियोडिक टेबल भी समझेंगे, इसी चैप्टर के आधार पर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग भी समझेंगे। और यही नहीं, इस चैप्टर को कहीं बहुत जगहों पर हमको इस्तेमाल होने वाला है। सारा इंट्रोडक्टरी जितना भी चैप्टर सब है, सब अभी हम पढ़ा रहे हैं। सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म, रिडॉक्स खत्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू। इसको ध्यान से सुनना है, इतने ही से आपको आईआईटी हो, मेंस हो, मेडिकल हो, बोर्ड हो, सभी में ये सब थ्योरी आपको काम देंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो जस्ट शुरुआती का एक वीडियो खत्म हुआ है, एक मतलब टॉपिक कहो, इलेक्ट्रॉन केवल खत्म हुआ है। अभी प्रोटॉन का डिस्कवरी, न्यूट्रॉन का छोटा छोटा बेसिक चीज सब है। आगे तो बहुत बड़ा चैप्टर अभी बाकी है, ठीक है। सभी चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे ढंग से सीखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, सबका स्क्रीनशॉट लेके। और जो भी कॉन्स्टेंट आज मैंने बताया है, बोर्ड पर लिखा है कॉन्स्टेंट वैल्यू, सब उस सबको याद रखने की कोशिश करिए। क्योंकि नहीं याद रखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसी सब का हम आगे बराबर इस्तेमाल करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।